ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने असल में करना है P1। ठीक है, कि P1 को जी सर। किस तरह सॉल्व कैसे करना होता है। सबसे पहले हम उसका मार्किंग रेट देख लेते हैं कि P1 के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मली 2 मार्क्स के होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं, 8 मार्क्स के होते हैं और 12 मार्क्स के होते हैं। ठीक हो गया। 2 वाले मार्क्स में सिर्फ नॉलेज होता है, नो एप्लीकेशन। 3 मार्क्स में एक नॉलेज का पॉइंट होता है और 2 एप्लीकेशन के होते हैं। 5 मार्क में एक नॉलेज का, 2 एप्लीकेशन के, 2 एनालिसिस के। 8 मार्क्स में 2 नॉलेज के, 2 एप्लीकेशन के और 4 एनालिसिस के। और 12 वाले में 2 नॉलेज होते हैं, 2 एप्लीकेशन होती है, 2 एनालिसिस होती है और 6 वैल्यूएशन होती है। जी सर। ठीक हो गया। अब मैं आपके लिए जो स्क्रिप्ट लिखना शुरू करूंगा उसमें जो फॉन्ट होंगे वो 3 तरह के होंगे, 4 तरह के होंगे। जो है नॉलेज वो ब्लैक में लिखा जाएगा, एप्लीकेशन ब्लू में होगी, एनालिसिस रेड में होगा और वैल्यूएशन ग्रीन में होगा। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, ये मैंने जो पेपर आपके लिए चूज किया है ये मई जून, मैं आपको लिख देता हूँ कि पेपर आपके पास है मई जून P2023। ये पी ये P11 है। ठीक है। उसका जी पहला सर। क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है डिफाइन द टर्म फिक्स कॉस्ट। ये क्वेश्चन है सिर्फ 2 मार्क्स का। हमें पता है इसके अंदर एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी सिर्फ समझाने के लिए कि एप्लीकेशन क्या होती है मैं वो बता रहा हूँ। द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद चेंज इन प्रोडक्शन इज नोन एज फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल इज द रेंट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक हो गया। अगर जी एग्जाम में आप सिर्फ यही रिकॉर्ड कर देते हैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ आप इतना लिख देते हैं, इतने लिखने पे भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अ डेफिनेशन शुड बी कंप्रीहेंसिव। ठीक है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन की तब्दील होने से उसमें चेंज ना पड़े, वो होती है फिक्स कॉस्ट। बच्चे लिखाते हैं कॉस्ट डू नॉट चेंज, ये गलत है, इसका 1 नंबर मिलेगा। ये है 2 मार्क के लिए। बात समझ लगी? कि 2 मार्क्स के अंदर जी आपने सर। कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन लिखनी है, बस दे इज नो गिव एनी एग्जांपल। बात समझ लगी? जी अगला सवाल है एक्सप्लेन वन वे दैट बिजनेस में रिड्यूस इट्स वेरिएबल कॉस्ट। कोई एक तरीका बता दें जिससे बिजनेस अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कम कर सकता है। अब हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। ऐसी अब ये लिखना नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के इंक्रीज करने से इंक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज करने से डिक्रीज कर देगी। हमें इसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए, लाइक रॉ मटेरियल, लाइक वेज ऑफ द वर्कर। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। अब हमने क्या लिखा है, स्टार्ट कैसे किया है? अ बिजनेस कैन रिड्यूस इट्स वेरिएबल कॉस्ट बाय लॉट ऑफ वेज, लाइक, अब ये बाय चीपर रॉ मटेरियल और इन बल्क, और रिड्यूस द वेज ऑफ वर्कर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात समझ लग रही? मैंने उसको जी शुरू में आइडिया दे दिया कि भाई मुझे आइडिया है, मुझे इस चीज का कंप्रिहेंसिव आइडिया है कि आप वेरिएबल कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। बात समझ लगी? क्योंकि मैंने ये पॉइंट पढ़े थे बुक के अंदर। तो यहां तक उसने मुझे आपको नॉलेज का नंबर दे दिया 1। कितना मार्क्स थी नॉलेज का? 1। वन। अच्छा जी, अब अगले 2 नंबर किसके हैं? एप्लीकेशन के। अब मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल फाइन मैन्युफैक्चरर कैन रिड्यूस इट वेरिएबल कॉस्ट बाय बाइंग रॉ मटेरियल एट लो कॉस्ट विच मे हैव पुअर क्वालिटी बट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्रीज। बात समझ लगी? जी सर। मैंने उसको खुद से कोई भी बिजनेस रियल लाइफ के कंसिडर कर लिया, खुद से एग्जांपल कोड की कि फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर कैन रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट बाय बाइंग रॉ मटेरियल एट लो कॉस्ट which may have poor quality but total cost of production will decrease। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन था 3 मार्क्स का। जी तो मुझे बताओ मियाँ मेरे प्यारे चोरी हो जाए, क्या बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है आप लोगों को कैमरेज के मुताबिक सही नंबर लेने के लिए? नहीं। नहीं, सिर्फ आपने इन पॉइंट्स को फॉलो करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब जी अगला सवाल है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है। अब आपको पता चल गया ना कि 2 3 वाले कैसे करने हैं। जी सर। अब ये 5 मार्क्स का सवाल है, इसको अपने ध्यान से देखना है। ये जो 5 मार्क्स लिख दिया इसके आगे। अब 5 मार्क्स के अंदर वो ग्रिड दोबारा दोबारा देखते हैं। ग्रिड में क्या मार्क्स थे? ये जी 5 मार्क्स वाला ग्रिड है, ये वाला जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। कितने मार्क्स हैं? जी सर। कहते हैं जी 5 मार्क्स में एक नॉलेज का है, 2 एप्लीकेशन के हैं, 2 एनालिसिस के हैं। ठीक हो गया।
अब यहाँ पर अब यहाँ से जो पैटर्न स्टार्ट करूंगा ना मेरे बेटा उजैर, ये पैटर्न जी सर। आपने पूरे ए लेवल पे नहीं बोलना, ठीक जी है? इसी पैटर्न पे सारे के सारे आपने आंसर लिखने हैं, सेम इसी पैटर्न पे, विदाउट एनी चेंज, कुछ भी चेंज किए बगैर आपने इसी पैटर्न पे सारे के सारे आंसर लिखने होंगे। जी ठीक हो गया? अब यहां पर इस सवाल पैदा होता है कि हमने इस पैटर्न पे आंसर लिखने कैसे हैं। ठीक हो गया? जी अब जो पुरानी स्कीम ऑफ वर्क, पुराना स्टाइल था, उसमें हम ये कहते थे कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहें तो डेफिनेशन से स्टार्ट कर दें या जो पॉइंट आपको पता है। हम, क्योंकि हमने अपना वो सिखाना है, क्योंकि हमने एक ही पैटर्न पे लिखना है, तो उस पैटर्न के लिए हम एक पैटर्न को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है जी? ओके जी, अब ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। अब ये इंट्रो पैराग्राफ लिखने जा रहा हूँ मैं। कौन सा? इंट्रो पैराग्राफ, जो कि मस्ट है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ये मेरा बहुत इंट्रो पैरा बनने लगा। सबसे पहले नॉलेज कोड करना है, तो मैं कहता हूँ स्टेक होल्डर, होल्डर इज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ persons having interest in business performance। ओके, हमने ये बात कोड कर दी। अब पहले जब इतना कोड किया करते थे तो वो हमें नॉलेज के नंबर दे देता था, ठीक है? अब वो नहीं देता, लेकिन हम लोगों ने अपनी एक प्रॉपर मैकेनिज्म को माइंड में रखने के लिए ये बात पल्ले बिठा ली कि 5, 8 और 12 मार्क्स क्वेश्चन के लिए हमने स्टार्टिंग के लिए अंदर एक डेफिशिएंट कोड करनी है। अब सवाल का मीनिंग क्या है? कहता जी है एनालाइज वन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ बिजनेस ऑफ एन एम्प्लॉय एज अ स्टेक होल्डर। आप ये बताएं, किसी बिजनेस की तरफ एक एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ स्टेक होल्डर? रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, राइट की बात नहीं कर रहा। ठीक है? अब एक एम्प्लॉय की ड्यूटी क्या होती है कि अपने काम को एफिशिएंटली परफॉर्म करे, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट को जी सर। फॉलो करे, कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट को डिसोबे मत करे। ठीक हो गया जी जी? अब हम जो स्टेटमेंट है उस पर शुरू करते हैं। स्टेटमेंट कहते हैं, हम उस स्टेटमेंट को पकड़ने लगे। देर देर आर लॉट ऑफ responsibilities abilities of employee towards a business, like follow the code of conduct, obey the employment contract, be regular and punctual, etc etc। जी बॉस, समझ लगी आपको? जी सर। अब यहां पर मेरे बच्चे, ये क्योंकि नॉलेज था इसको मैंने ब्लैक में लिखा। अब आप मान लो कि यहां पर अगर सिर्फ उसने क्या डिमांड किया था, अगर आप सिर्फ ये इतना लिख देते ना, फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जी यहां तक उसने आपको एक नंबर दे देना था नॉलेज का। लेकिन क्योंकि हमने एक जी पैटर्न को जेन में बिठाना है, तो हमने पैटर्न को जेन में ऐसे बिठा लिया, यहां तक मुझे नॉलेज 1 नंबर मिल गया। जी बॉस, गॉट माई पॉइंट? जी अब सर। अगले 2 मार्क्स कौन से हैं, किसके लिए मिलेंगे? एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन के लिए। अब आपने बताना है कि एप्लीकेशन के अंदर यकीनन आप लोग अपने पास को बिजनेस कोड करना है। ठीक है जी? अगेन, फॉर एग्जांपल, इन अ कॉलेज, टीचर टीचर आर द एम्प्लॉयज, so they must know about the code of conduct of the college and must follow all the rules
must follow all the rules because rules are not meant to be broken. जी सर। It is for their safety. अच्छा मेरे भाई, यहां तक जो मैंने कोड किया है मेरे बेटा, ये इसको मैं कह देता हूँ ये मेरी एप्लीकेशन है। क्या है मेरी एप्लीकेशन है, जिसको मैंने एप्लीकेशन। दे दिया ब्लू कलर। कि भाई एग्जाम्पल तो पे कॉलेज है, टीचर हैं, वो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको पता चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या है और उनको फॉलो करना चाहिए कि रूल तोड़ने के लिए नहीं होते हैं। ठीक है। अब इसके आगे जो मैं कोड करूंगा ना मेरी बेटा, वो होगा इसका एनालिसिस। वो क्या होगा इसका एनालिसिस। कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने की वजह से क्या होगा। अब इफ द टीचर्स the teachers are following the code of conduct, there will be good culture, good culture in the business, in the college. Student also be aware with their duties, duties which may lead to overall efficiency and effectiveness of the college operations. जी मेरे भाई, बस क्या ये लेंथ लिखा है मेरा क्वेश्चन। हाँ सर। अब बताओ फर्क क्या है एप्लीकेशन में और एनालिसिस में। सर एप्लीकेशन ये होती है कि मतलब जैसे अगर हम नॉलेज में कोई एग्जांपल दे रहे हैं, हम्म। जैसे there is a lot of responsibility towards a business like follow the code of conduct। हम्म। फिर आगे उसको बताना है कि जैसे कि कोई टीचर है, अगर वो ये उसको ये मतलब फॉलो करनी चाहिए रूल्स और रेगुलेशन, ये नहीं तोड़ना चाहिए। फिर एनालिसिस करना, फिर उसको एक्सप्लेन करना है एप्लीकेशन हम्म। को ना, मतलब एग्जांपल्स को हम्म। एनालाइज के अंदर। के जी। बाद कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने से उनको फायदा क्या होगा। कि किसको फायदा हो, मतलब बिजनेस को। बिजनेस को एम्प्लॉयज दोनों को क्या फायदा होगा। सर मतलब कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने से मतलब एम्प्लॉय को ये फायदा होगा कि मतलब क्या कहते हैं उसको, डिस्टर्बेंस में उनके लिए नहीं होगी कोई, हम्म। मतलब कोई हम्म। रूल एंड रेगुलेशन नहीं बिजनेस हम्म। उठाएगा उनके खिलाफ, हम्म। क्योंकि हम्म। वो प्रॉपर गाइडलाइंस हम्म। को फॉलो कर रहे हैं। और हम्म। बिजनेस को ये फायदा है कि मतलब हम्म। इन क्या कहते हैं उसको, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बिजनेस और वो काम करेंगे हम्म। एम्प्लॉयज दोनों, जिसको प्रोडक्टिविटी लेवल भी इंक्रीज होगा बिजनेस का, और लॉयल्टी भी इंक्रीज होगी, मतलब ये चीज है। एग्री। अच्छा आपको समझ लगा, क्या ये मुश्किल है। नो सर, ऐसे बताया मुश्किल गया नहीं था है। पहले कि सिर्फ सिंपली इससे लिखना है, अपने पॉइंट्स को ऐसे बताना है ताकि आपकी मिस्टेक्स कम से कम हो। नहीं सर नहीं बताया गया तो। ये अल्लाह ताला उनके हालात पर रहम करे, क्यों नहीं बताया लोगों ने। अच्छा जी हमने, सर आप क्या कह रहे हो बताओ। कुछ नहीं, आप पढ़ाए सर। नहीं नहीं, बता दे बता दे बता दे, मैं कुछ नहीं कहता। नहीं मैं गया था सर, मेरा आपसे पहले क्यों नहीं रहा हुआ सर, मैं अभी पे रीटेक दे रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, खैर ही। अच्छा जी, यहां तक बात समझ लगी। अच्छा जी, अब अपने अगला जी क्वेश्चन सर। पकड़ना है, मेरा पेपर ओपन कर लो। ठीक है, पेपर से वो क्वेश्चन उठा लें, उसके बाद हम उसकी बात करते हैं। लो जी, अगला क्वेश्चन है 8 मार्क के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौन बनेगा करोड़पति। क्वेश्चन नंबर ये है आपके पास, दिस वन। ये क्वेश्चन है। अब आपको 2 सवाल आएंगे 20 मार्क्स के, आपने कोई एक करना होगा। हम सिर्फ पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पकड़ना है, सिर्फ ये वाला पकड़ लेते हैं, ये वाला। एनालाइज। अब ये कितने, 8 मार्क्स क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने वहां पेस्ट अप करना है जी, ये क्वेश्चन है। अब हमें इसका मार्किंग ग्रिड याद होना चाहिए, मैं ऊपर नहीं जाता, यहीं पर मार्किंग ग्रिड दोबारा बनाता हूँ। पता है मुझे 2 नॉलेज के हैं, ठीक है, 2 एप्लीकेशन के हैं, ठीक है, एंड 4 किसके हैं, एनालिसिस के हैं। डन हो गया। जी अब मुझे इस क्वेश्चन का मीनिंग बताओ। मैंने तुम्हें क्या बताया था, इंटर पैराग्राफ क्या बनेगा इसका। सर मतलब इन्वेंट्री का उसमें भी बेनिफिट हुआ बिजनेस को टर्न बाय बहुत टर्न मिलने बताओ वाला। कि सर पहले हम इन्वेंट्री की डेफिनेशन लिखेंगे अपने लिए, ताकि हम इसके जी नंबर नहीं जी मिलेंगे।
और फिर हम ये बता देंगे इन्वेंट्री होल्ड करने के बिजनेस को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जी सर। ठीक हो गया जी। ये मैं इंटर जी। पैराग्राफ में इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स लाइक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस जी सर। एंड फिनिश गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट्स। there are there are lot of benefits to a business if they hold high level of inventory, like high level of inventory, like वो benefits क्या क्या होंगे, like enjoy the economies of ओके। scale। नंबर टू, ये हो गया इकोनॉमी स्केल का उनको बेनिफिट होता है। नंबर टू, मीट द लार्जर सेल ऑर्डर, जी सर। can avoid uncertainties as market conditions are dynamic, etc. etc. जी बेटा जी, यहां तक बात समझ लगी? जी सर। ये क्या था मेरा इंट्रो, सर ये आपका पहला। इंट्रो पैराग्राफ। ठीक है मेरी जान। हो जी सकता सर। है एग्जामिनर यहां पर ही आपको 2 नंबर नॉलेज के दे दे। क्या बच्चे ने सारे पॉइंट तो बता दिए? जी। अच्छा जी। लेकिन अभी भी 6 नंबर बाकी हैं। जरा अजान खत्म हो जाए फिर मैं बात शुरू करता हूँ। ओके। ठीक है। अब लाइन पे रहना, फिर माइक म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है।
जी भाईजान, मैंने ये आंसर जी लिखा सर। है, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा जब मैं लिख रहा हूँ। तो मुझे जी सर। बताओ यहाँ पर मैं इसको क्या 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 करना चाह रहा हूँ। जी, सॉरी सर, मुझे क्या कह रहे हैं हम? आप मुझे ये बताओ, ये मैंने आंसर लिखे आपके सामने ना, तो जी यहाँ पर सर। मैंने क्या किया है। सर आपने पहले उसको बताया कि इन्वेंटरी तीन चीजें कंसिस्ट करती है, मतलब रॉ मटेरियल, वर्किंग ठीक है, प्रोडक्ट, प्रोग्रेस मैं एंड डेफिनेशन दे दी है गुड्स। इसकी, सिंपली मैं जी इन्वेंटरी सर, फिर डेफिनेशन दे दी। आपने उसके बेनिफिट्स बताए हैं कि मतलब हम्म क्या बेनिफिट हो सकते हैं, हम्म बस हेडिंग दी हम्म, है उन बेनिफिट्स की, इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स एंड ये मीटिंग द लार्ज ऑर्डर स्केल्स एंड अवॉइड ये वगैरह। फिर आपने एग्जांपल दे दी है मतलब फूड कैफे की, अगर वो लार्ज लेवल ऑफ इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल रखे लाइक केचप एंड अदर थिंग्स की, सो हम्म। वो बल्क में प्रोड्यूस कर सकते हैं दे मे अवेलेबल बाई फ्रॉम इन बल्क, एक्सप्लेन। मतलब जी दे सर। मे बाई इन बल्क एंड कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी स्केल। वो बल्क में खरीदेंगे, जिसकी वजह से उनको कितना बेनिफिट होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल का, जिसकी वजह से उनकी टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी। हो सकता है अब वो ज्यादा प्रॉफिट इंजॉय करें। जी सर। यार सिंपल सी बात होती है कि यार आप कर क्या रहे हो, उसकी वजह से फायदा और नुकसान क्या होगा, वो आपका होता है एनालिसिस। जी अभी मैंने सिर्फ एक पॉइंट की एप्लीकेशन की है और एनालिसिस किया है, डन हो गया। अच्छा जी, जी उसने मुझे यहां तक एक नंबर दे दिया एप्लीकेशन का, और एक नंबर दे दिया एनालिसिस का, वो दो भी दे सकता है, ये एग्जामिनर पे होता। अच्छा जी, अब सेकेंडली मैंने यहाँ कह दी ना, फर्स्टली से मैं इसको स्टार्ट किया फर्स्टली। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सेकेंडली की। सेकेंडली, जी business can meet larger orders, like in case of fan fan manufacturers. Manufacturers maybe they have large sale order if they hold larger inventory of finished products, that is fan, so they can provide them, and provide them, which may leads to have more revenue, ultimately ultimately more profits, and the business and this fan business must have may become more popular to fulfill the large orders. ओके मेरे प्यारे दोस्त, ये मैंने किया है आपके सामने एनालिसिस, और आगे ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैंने किया वैल्यूएशन। मुझे बताओ कि समझ लगी कि नहीं लगी? हाँ जी सर, समझ आती है। कितना मुश्किल है इसे लिखना। सर मतलब मुश्किल नहीं है सर ये। ये सिर्फ एक पैटर्न पे आना होता है, आहिस्ता आहिस्ता। आपने बुक में पॉइंट ऐसे ही पढ़े होते हैं, लेकिन बस ये होता है कि P1 के अंदर आपकी मेमोरी का टेस्ट होता है। जी सर। ठीक है ना, कि आपको कितने पॉइंट कंसेप्ट याद हैं, उसके लिए आप कितना कोड कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? जी जी सर। ठीक है जी। जी ये मैंने एक प्रपोज्ड आंसर लिखा आपका 8 मार्क्स वाले का। ठीक है सर ये आप बस मतलब इतना ही क्या, लिखना होता है? तो तुमने क्या क्या रहा पेज बनने हैं? चलो तो मैं इसकी पहले मार्किंग जी स्कीम दिखाता हूँ। लेट मी सी दिस मार्किंग स्कीम, आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं। देखें जी, और आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो है हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है। अब चेक करना, देखो जी, उन्होंने कहा जी नॉइज के नंबर क्यों मिलेंगे।
आपने कोई दो पॉइंट बताने हैं। ये देखो जी, पहला वो है विल मीट कस्टमर डिमांड, या हमने क्या लिखा है, अलाउ फॉर बाइंग बल्क गेस्ट डिस्काउंट। जी अच्छा जी, सर। ओके जी। वन बन गया, हाई लेवल इन्वेंट्री विल अलाउ बिजनेस टू मीट अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। एप्लीकेशन क्या है, कंप्लीटेड चेयर एंड टेबल रेडी फॉर सेल व्हेन कस्टमर्स कंज्यूमर वांट देम। कार कंपोनेंट, क्या ये बातें उन्होंने खुद से नहीं बताई हुई? जी सर। मैं वहां हूं, यहाँ मैंने यहाँ पर किसकी एग्जाम्पल कोट की पहले? मैंने कैफे की बात की है कि भैया जी। कैफे वाले के पास पहले से चीजें पड़ी होंगी, तो मे भी उन्होंने उसको बल्क में बाय किया होगा, और बाय बल्क में बाय करने की वजह से क्या होगी, उनको कॉस्ट कम पड़ी होगी। अब जी। ये चांसेस हैं कि वो इसकी वजह से ज्यादा मुनाफा कमा सके। हमें एक्यूरेट लेना पता, कि एक्यूरेट पता है? नो सर। नहीं पता एक्यूरेट। अच्छा, एक अब आखिरी बात बताओ मुझे उजैर, आपने कितनी को यहाँ पर सुनी है मार्किंग, वो पढ़ी है मार्किंग स्कीम्स पहले? पहले सर कम मार्किंग पड़ी स्कीम थी सर। पढ़ने के बाद कितना लिखा है? मार्किंग स्कीम डिटेल से पढ़ी कि बस पढ़ी है? अभी सर। जब लास्ट ईयर तैयारी कर रहे थे पेपर की, तब की बात कर रहा हूँ। सर मैंने आपको बताया ना कि मैं सिर्फ वो रेड स्पॉट के बस वही पेपर पढ़ता होता था, उसको याद करके लिखता था। मैंने मार्किंग स्कीम नहीं पढ़ी। वाह, मुझे लव ही हो गया तुम्हारे साथ यार, मुझे मोहब्बत होगी बहुत ज्यादा। बस तो एक काम कर, अपने ना दो मुरब्बे में नाम करवा दे, अब गाजर का मुरब्बा ना मेरा नाम करवा दे, या जी सेब सर। का मुरब्बा। अच्छा जी, यहां तक बेटा बात समझ लगी? क्या ये मुश्किल है? नहीं सर, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी दिमाग के अंदर लाइट जलानी कि यार मैंने इस पैटर्न पे लिखना है। जी सर। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, अभी से तुम आएंगे, ये मेरे साथ एक कह लो कि एक इंटरेक्टिव क्लास है, तो तुम्हें बेसिक तरीका बता रहा हूँ, खुद लिख के बता रहा हूँ। जी। क्लियर हो गया? अच्छा जी, जी। अगर सवाल आ जाए 12 मार्क्स का, अच्छा जी, अब अगला सवाल हमने यहाँ पर पेस्ट करना है, और उसको भी मैं आपकी मैं मार्केट स्कीम पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरी क्लास कभी भी खत्म हो सकती है, टाइम खत्म होने वाला। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट है, उसका क्वेश्चन को सिर्फ हमें रीड करना है। आज एक पहले हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं। देखो उसने उन्होंने किस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, देखना ध्यान से। कहता है इट विल अलाउ, अब ये देखो आपने ना, मैं आपको पेपर शेयर करूंगा, आपने इसकी ये है रिक्वायर्ड आंसर। ठीक जी हो सर। गया? ये टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें मैं कह रहा था कि मैं टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा जी, हम फटाफट उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका बी पार्ट वाला। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन ही गायब होगी मेरी तो, एक मिनट यार, गुस्सा कर गया ये तो, है ना? गुस्सा नहीं कर गया? नहीं, आ गया, मुबारक हो, उधर आ गया वापस। जी सर। ले जी, evaluate whether supply chain management is the most important operational activity to the success of a manufacturer of electric car। कहता है evaluate, आपने इस चीज को evaluate करना है कि supply chain management is the most important operational activity to the success of a manufacturer of electric car। कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट सबसे ज्यादा ऑपरेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इलेक्ट्रिक कार कंपनी की कामयाबी के लिए। अच्छा जी, मार्किंग रेट हमें याद है, अब इसकी मार्किंग स्कीम पढ़ो, ये देख लो, 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन, 2 मार्क्स फॉर वैल्यूएशन एनालिसिस, 6 मार्क्स। अब नॉलेज क्या है, अगेन दे हैव गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन। क्या कह रहा है, मैनेजिंग द फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज प्रोसेस दैट ट्रांसफर रॉ मटेरियल इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। मैनेजिंग द फ्लो ऑफ goods गुड services process सर्विसेज। that transfer raw material into the final product. Supply chain are different stages involved in making, distributing, selling a good a service, beginning from the raw material to the production of part to the distribution and sale of the product। वो होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि गुड को बनाने से लेके दुकान तक पहुंचाने तक का काम किसका काम है? सप्लाई चेन का काम है। ठीक है जी। अब ये सवाल बड़ा आसान सा होता है, मुश्किल सा होता है, लेकिन इसको सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीका ही होता है, सबसे पहले अपने माइंड में आप किसी एग्जाम्पल लेके हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि टोयोटा वाले या होंडा वाले, टोयोटा वाले या होंडा वाले होंडा। एक नई इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर, अपना नया डिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार मैन्युफैक्चर का। ठीक है जी, अगर तो उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर वो सप्लाई चेन को प्रॉपरली अप्लाई करते हैं, तो हाँ इसके पॉसिबल बेनिफिट्स क्या होंगे, उसके पॉसिबल ड्रॉबैक्स क्या होंगे। ठीक है, आपने जी। ये पढ़ लिया, अब ये देखो,
एप्लीकेशन क्या लिखा हुआ है? मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक कार। ठीक है जी। सप्लाई चेन के क्या क्या होते हैं, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कार में, क्या होते हैं? आपके टायर्स होते हैं, आपके साइड मिरर्स होते हैं, आपकी बैटरीज होती हैं। ठीक है जी, स्पेशल बैटरी चलती हैं। अब देखो, बात समझ लगी कि नहीं लगी? जी सर। अच्छा जी। अब इस पे आए, प्लान क्या है? डिसाइडिंग विच रिसोर्सेज, मटेरियल, कंपोनेंट, वर्कर्स, मशीन आर नीडेड एंड हाउ मेनी, अवॉइड वेस्ट, ऑर्डर एम्प्लॉय बाय दीज टू अराइव व्हेन दे हैव नीडेड फॉर अ बिजनेस टू रन स्मूथली एंड इफेक्टिवली। उन्होंने ये बात कोट कर दी। हाँ बोल दो, क्या आ रहे हैं? उनको आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? बस आ रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक हो गया। अच्छा, एक काम करना है तुमने अब, उजैर, ये तुम्हारी असाइनमेंट है। तुमने जी पहले सर। ये मार्किंग स्कीम पूरी पढ़नी है। जी ठीक हो गया। और तुमने पेपर वाइज नहीं करना काम, और टॉपिक वाइज काम। तुम्हें एक बात तो, तुमने मेरी वीडियो साइज सुन ली थी, 5 वीडियोस, जी सर। नोट्स जी बनाए थे। जी सर, मैं नोट्स जहाँ तक मुझसे बन सकूँ तो मैंने बनाया है सर। कोई गल पीटा, कोई गल पल्ले पाई कि नहीं पाई? जी सर। नहीं, आसान। मतलब काफी कुछ समझ आया। ठीक है, यानी कि तुम आए, तुम मेरे नाम मुरब्बे लगा सकते हो, गाजर के। जी सर। तंग तो कर दे लगा। वो बे मुझे कहे तू किन्नी गल्लां करी जा रहे हैं। मैं कहूँ तंग तो कर दे। नहीं, मैं नहीं तो नहीं। अपना नाम प्रॉपर्ली लगा रहा हूँ, नहीं मेरा नाम प्रॉपर्ली को लगा रहा हूँ, वो बड़ा सना चौधरी है। सिर्फ हंसेगा तो लगाएगा नहीं, मेरा नाम हंस पड़ा ना, लगाएगा तो नहीं मेरा नाम, टेंशन ना लो। लगा ठीक। देंगे सर। मैं पिंडी पहुंच जाना है, मैं पहले कह रहा हूँ। ऐन पहुंच आगे जाए, टाइम आ पे जाए लगे सर पहुंच आप। जा। हाँ तू दाल ही खुआनी, मैं तो दाल कद्दू खाने बल्कि। सर आप मुझे असाइनमेंट क्या दे रहे थे आप? असाइनमेंट आपको ये देता कि मैं आपको ये पेपर सेंड कर रहा हूँ दोनों, जो मैंने जी सर। किया वो भी, और जो इसकी है मार्किंग स्कीम। मेरे पुत्र, तूने इसकी ये इस क्वेश्चन की पूरी मार्किंग स्कीम बिल्ड पढ़नी थी, इस क्वेश्चन की, सप्लाई चेन वाला क्वेश्चन जी की। सर। और फिर इसका आंसर जी खुद से सर। लिखो। जी सर। बस और वो, लिख लो, लिख लो, रात को जी दोबारा सर। बता दूंगा तुम्हारी मैं। अच्छा सर, तो वो आप क्या कह रहे थे, टॉपिक वाइज ना तैयारी करो, मतलब वो टॉपिक वाइज पेपर देखो, वाइज तैयारी? टॉपिक वाइज मेरी जान, अभी तुम्हारा काम है कि तुम ये लेटेस्ट 4 पेपर, नए पैटर्न के हमारे पास मौजूद हैं। अब इन लेटेस्ट जी 4 पेपर्स क्यों नहीं, पहले मार्किंग स्कीम पढ़ो और फिर इनके आंसर लिखो। आप उस पैटर्न को पकड़ो, जो पैटर्न तुम्हें मैं समझाना चाह रहा हूँ। जी सर। जब पैटर्न समझ आ जाएगा ना इस पूरे वीक में, अब आगे हम तुम्हारे पास 2 वीक्स पड़े हैं, फिर टॉपिक वाइज शुरू कर देना। बात समझ लगी? सर वो टाइम कम नहीं रह जाएगा और सर, मतलब चिल वीक डॉट से? काम मेरे पुत्र, कुछ नहीं होता, मैं भी इत्थे ही हाँ। आराम न कर। तुमने भी इतना बताओ, क्लासेस साइट अटेंड की है स्कूल के अंदर, तो बंक तो नहीं किया हुआ? वहाँ स्कूल के अंदर सर? जी मेरी जान। सर वो मैम की समझ ही नहीं आती थी सर मुझे। चल ठीक है बेटा, मैम को, अब मेरी बेगम पास खड़ी आ गया, मैं ये भी लिया था कि मैम को मेरे साइलेंट भी बोल देना। ठीक है। सर वो उन्होंने अपने नोट्स बनाए हुए तो स्क्रीन पे शेयर करके उसको ट्रांसलेट करी जाती थी। हम मैंने तो कंप्लेन भी इतनी दफा की थी बच्चों ने, लेकिन पूरे स्कूल में वो एक ही टीचर है बिजनेस की, चेंज ही नहीं की उन्होंने। यार मैं ट्रांसफर ना ले लूं? सैलरी कितनी देंगे? लेने ले ले सर, मैं उनकी वजह से स्कूल छोड़ रहा हूँ अभी। बताओ। नहीं नहीं मैंने यार, कहा छोड़। एएस लेवल, एएस लेवल जाया हुआ है, अभी भी थोड़ी जाया करना। चल कोई गल नहीं, मैं तो ये पेपर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है भाई जान। आपने अभी जी सर। गायब मत होना, क्योंकि मैं फिर भूल जाऊंगा, फिर तुमको सच तुम भूल जाते हो, तो सेंड कर दूं पहले। जी सर। आ रहा हूँ, बस भाई को मैं निकल के घर से। इसमें हमारा ना खाना है बड़े भाई की तरफ, तो जी वो सर। माशाल्लाह फोन तो फोन खड़काई जा रहे हैं। मैं तो सर सोया वैसे हुआ- आपने जो मैंने आपको सेंड किया था वो आपने पढ़ा था वैसे मैं सर? सारा पढ़ा था बेटा, सारा पढ़ा था आपका तो मैं, कंपेयर। मैं पहले बता रहा हूँ, जी सर। आपने अच्छा लिखा हुआ था, आपने बुरा नहीं था लिखा हुआ। लेकिन मेरी जान, मेरा ये मानना है कि आप एक दफा, मेरी जान, सिर्फ मार्किंग स्कीम पढ़ लो यार। जी सर, वो तो पढ़ेंगे। सर वो मेरा, आपके लिहाज से मतलब कितने मुझे मार्क्स मिल सकते हैं उस पेपर के अंदर, मतलब 8 to 12 मार्क्स यार के मैं ऊपर तो जो? अभी कह रहा हूँ, अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेना, तेरा हंस के भी आ जाएगा। जी सर। जैसे कह रहा हूँ वैसे कर ले, तेरे हंस के भी आ जाएगा। कोई बता तुझे मैं क्या कहूँ उसके अलावा, तू बता। जी अब मैं ओपन तो ये बात कह रही थोड़ी सी उस तरीके से मेहनत कर ले, हंस के भी आएगा, कोई मसला नहीं। बी का भी जी आएगा। सर। जी सर। मैं तुम्हें ना लेटेस्ट पेपर भी भेज रहा हूँ, उनकी मार्किंग स्कीम भी भेज रहा हूँ। जी सर। जो मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ ना, P11 है। जी जस्ट सर। एक,
दो, तीन। बेटा आपकी ये असाइनमेंट है इन सिर्फ 3 दिनों की। 3 दिन में ये तीनों पेपर करने हैं, पहले मार्किंग स्कीम पढ़नी है और सवाल सारे करने हैं, सवाल छोड़ने कोई नहीं है। ठीक ठीक है। है ये मैं आपको कब तक सेंड करूँ सर ये मेरी जान पेपर्स? 3 दिन की कह रहा हूँ, 3 दिन है तुम्हारे पास, जस्ट 3 डेज। कल का, परसों ठीक का, है सर। तरसों का। जी ठीक है सर। अब पहले पूरी मार्केट स्कीम पढ़नी है आराम के साथ, कुछ नहीं होता, ग्रेड तेरा आएगा। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट जी ट्रस्ट मेरे पे ट्रस्ट नहीं करना, अल्लाह पे ट्रस्ट, अल्लाह पे यकीन करो। अल्लाह आप जानता जी है, सर। हम नहीं जानते, हम तो बकवास जी करते हैं हम। अल्लाह पे यकीन को अल्लाह करम करेगा। ठीक हो जी गया सर। मेरी जान। मैं जी भाई सर। का जाके तो कॉल करता हूँ, फिर डिटेल से बात करता हूँ। ठीक है। ठीक है सर ओके। ओके।